जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 एडिटोरियल्स हिंदू में से होंगे और एक एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स में से होगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये जो इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ है, GS2 का कंपोनेंट बनता है। तो एक आर्टिकल हिंदू में आया है, ये जीन रीस ने लिखा है, बहुत वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। और एक आर्टिकल रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया, रिटन बाय RS शर्मा, जो कि चेयरमैन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, अगेन अ वेरी सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, ये बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे। तो ये आर्टिकल भी हिंदू में आया आज। अगेन ये भी आर्टिकल जो है GS2 का कंपोनेंट बनता है। दोस्तों, एंड में एक MCQ होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से, उसका जो भी सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अंत में एक जो मेंस आंसर राइटिंग एक्सरसाइज होती है हमारी, 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जहां अगर आप अपने कॉपी अगर आपने बनाई हुई है उस कॉपी में भी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं आंसर राइटिंग को। चलिए सो दोस्तों, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल रिटन बाय जीन रीस, हॉप्स एज अ रूट टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। नाउ जीन रीस, ही इज अ बेल्जियन बेस्ड इंडियन इकोनॉमिस्ट। काफ़ी सालों से ये सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स में काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी साल, अभी इनको इंडियन नेशनलिटी भी मिली हुई है, झारखंड में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ट्राइबल राइट्स के लिए, ट्राइबल एक्टिविस्ट भी हैं। और फ्रॉम टाइम टू टाइम काफ़ी इनके एडिटोरियल्स हिंदू में आते रहते हैं। अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर की। तो दोनों ही जो आर्टिकल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं RS शर्मा का और ये वाला, दोनों ही हेल्थ केयर से ओरिएंटेड है। अब ये बात करते हैं, देखिए हेल्थ केयर पॉलिसी, तो अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो जो हमारी पॉलिसी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो वो डेफिनेटली उसका एम तो है कि कैसे जो हेल्थ कवरेज उसको यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है इंडिया में, लेकिन कैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर को और ज़्यादा वाइडन किया जा सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है ऑन द लाइन्स ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए, जो बेसिक आइडिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, वो ये है कि किसी को भी कोई भी डिप्राइव ना हो ऑफ एक्सेसिंग टू क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन में से आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, अब अगर इंडिया की अगर हम बात करें, हर कोई इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता, ठीक है। हर किसी की इनकम 5 लाख से 10 लाख में नहीं आती एनुअल इनकम। बहुत सारे ऐसे लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग रिपीटेड सर्विस आते रहते हैं, इनकी जो मंथली इनकम होती है, सैलरीज होती है, वो 10,000 से भी कम की होती है। अब उस इतने 10,000 या 15,000 की तनख्वाह में से, सैलरी में से आपका कितना ज़्यादा खर्चा हेल्थ एक्सपेंडिचर में चले जाता है। कोई बीमार हो जाए, किसी को चोट आ जाए, आज के टाइम पे तो कैंसर बहुत कॉमन बीमारी बनी हुई है, और कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो कैसे उनको बचाया जा सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेसिक हेल्थ केयर को भी, ठीक है। नाउ, अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, ये बहुत एक कॉमन और वेल एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव बन चुका है, ना कि केवल डेवलप्ड देशों के लिए। अभी हमने बात करी नेशनल हेल्थ सिस्टम जो इंग्लैंड का है, बट ऑल्सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इनफैक्ट अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड ने तो ये फैसला आज से 20 साल पहले ही ले लिया था, ठीक है। तो अभी समय आ चुका है कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो भी इस दिशा में मूव फॉरवर्ड करें, ठीक है। और जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, दैट रिलाइज ऑन वन ऑफ द 2 बेसिक अप्रोचेस। 2 अप्रोचेस क्या हैं? एक तो है पब्लिक सर्विस, यानी कि जो आपके हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो कि अच्छी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। देखिए, अब यहां पे बात करते हैं, दोनों ही रस्तों की बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे हमारे पब्लिक सर्विस की, और दूसरी बात करेंगे सोशल इंश्योरेंस की। तो रूट्स टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, पहली अप्रोच में देखिए, हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एज अ फ्री पब्लिक सर्विस। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं या आप फायर ब्रिगेड की सर्विसेज अचीव करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं, उसी तरह से ये जो अप्रोच है, यहाँ पे हेल्थ केयर जो आपको फ्री पब्लिक डिलीवरी की तरह प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो सोशलिस्ट प्रोजेक्ट है कि भाई सरकार के द्वारा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये हर एक देश में है, चाहे वो देश कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, ठीक है। तो क्यूबा से लेकर इंग्लैंड तक ये तो देखिए एक बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है हेल्थ केयर की अगर हम बात करें। बार बार ये बात की जाती है, देखिए पैंडेमिक के चलते तो हमने ये और क्राइसिस अपने सामने देखा है, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं, खास करके सेकेंड वेव में। कितनी बार हम ये बात करते रहते हैं कि जो हमारा खर्चा है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हेल्थ केयर हो, हमको जो अपना खर्चा है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP वो बढ़ाना चाहिए। तो बहुत बार ये बात आ चुकी है कि 2.5% ऑफ GDP जो हमारा खर्चा है वो टुवर्ड्स हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, ठीक है। दूसरी जो अप्रोच है, दैट इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि चलो अब आपने अपनी इंश्योरेंस कराई हुई है, चलो सरकार ने आपका प्रीमियम दिया हुआ है, आपकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है, लेकिन हर कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। देखिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं,
हैं, फोर्टिस की बात करें, मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, वो बहुत ही भारी बिल बना के आपको देते हैं। ठीक है, चलो आप इंश्योर्ड भी हैं, आप कवर्ड भी हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते इस तरह के खर्चे। ठीक है, अब यहाँ पे रास्ता क्या आता है? इंश्योरेंस का, कि आपकी इंश्योरेंस की जाए। अब इंश्योरेंस कौन करेगा? देखिए, जो सोशल इंश्योरेंस है जो कि सरकार के द्वारा की जाती है वो डिफरेंट है एज फार एज आप अपनी जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते हैं, जो आप कोई भी अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस अगर आप उसका प्रीमियम लेते हैं, तो दोनों में फर्क है। जो सोशल इंश्योरेंस है, देखिए सरकार द्वारा है, कहां से पैसा आता है? टैक्स पेयर से पैसा आता है, टैक्स पेयर फंडेड होता है। अब देखिए यहां पे एक और बात आती है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो आपके पास एक पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी भी है, आपके पास इंश्योरेंस भी है। चलो मान लो आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपकी कवरेज है, मान लो 40 लाख तक की आपके पास कवरेज है। लेकिन अब होता क्या, अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ केयर, अगर ज्यादा आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, सरकारी जो देखिए सरकारी हॉस्पिटल्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे घुसना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वहां पे भी कितनी सिफारिश लगानी पड़ती है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। देखिए अब बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स क्लियर करके सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, रेजिडेंसी डॉक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, आगे जाके उनकी प्रमोशन होती है, तो वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मच बेटर क्वालिफाइड दैन द डॉक्टर्स वर्किंग इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। लेकिन अब बात क्या होती है कि एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एंड अगर कोई है भी तो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर को डेडिकेटेड नहीं है। अब इससे क्या होता है, जो पेशेंट्स हैं दे रश टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो बहुत महंगे होते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि चलो आपने इंश्योरेंस करा ली अपनी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको ये होगा कि ठीक है अभी जो भी पेशेंट है, चाहे वो किसी मार्जिनलाइज सेक्शन में से है, चाहे वो अमीर घर में से है, अब उसको ये होगा, जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका कहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि कैसे मैं भारी से भारी बिल बना सकूं इसके लिए। ठीक है, इंश्योरेंस में तो कवर हो ही जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम कॉस्ट को कंटेन कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी देखिए जो कवरेज हो रही है, इंश्योरेंस की जो कवरेज हो रही है, मान लीजिए 30 लाख तक की कवरेज हो रही है आर्बिट्रली, ठीक है, वो खर्चा किसने देना? सरकार ने देना है। सरकार वो पैसे कहां से लेके आएगी? हमारे पैसे से, टैक्स पेयर्स मनी में से। तो इसको कंटेन करना, इस कॉस्ट को कंटेन करना बहुत जरूरी है। ये कब हो पाएगा? अगर एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ डिलीवरी वहां पे अवेलेबल होगी। तो वन पॉसिबल रेमेडी इज टू रिक्वायर द पेशेंट टू बेयर पार्ट ऑफ द खर्चा। लेकिन फिर ये तो फिर जो प्रिंसिपल है, अगर ऐसे पेशेंट को बोलेंगे चलो जी आप 10% जो खर्चा है आप 10% खर्चा आप उठा लीजिए, बाकी जो 90% खर्चा है वो सरकार उठा लेगी, तो फिर प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का वो तो डाइल्यूट हो गया। ठीक है, और दूसरा चैलेंज जो आता है सोशल इंश्योरेंस के साथ वो ये आता है कि कैसे प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया जा सके। देखिए प्राइवेट पब्लिक जो डिलीवरी है ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वो जरूरी है। ठीक है, यहां पे ये बात नहीं हो रही कि सिर्फ पब्लिक सर्विस डिलीवरी की हो हेल्थ केयर में, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे रेगुलेट भी किया जा सकता है। यहां पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करते हैं, जेनरिक बात है, तो यहां पे बात आती है प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट अप्रोच की। सीधी सी बात है, देखिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई बिजनेस है, हॉस्पिटल है, कुछ भी हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट का होता है। लेकिन यहां पे क्या जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, क्या वो एक सॉफ्ट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? क्या सिर्फ प्रॉफिट उनका मेन मोटिव ना हो? क्या ये हो सकता है? ठीक है, देखिए एक बहुत क्रूशियल डिस्टिंक्शन यहां पे करनी जरूरी है बिटवीन फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं दे हैव डन ग्रेट वर्क अराउंड द वर्ल्ड। तो चाहे अगर हम वो यूएस की भी बात करें, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे अंटिल सम इयर्स बैक वो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट थे लेकिन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस थे। जो फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर वाले इंस्टीट्यूशंस है ना, दैट इज डीपली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मोटिव, देखिए प्रॉफिट इज द मेन मोटिव फॉर एनी कैपिटलिस्ट, ठीक है, एंड द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। तो आज बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, दे रिलाई ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल में। ठीक है, तो आज के टाइम पे कॉम्बिनेशन आ जाता है पब्लिक सर्विस का और सोशल इंश्योरेंस का। ठीक है, कि चलो जहां पे अगर किसी राज्य में ज्यादा अच्छे पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं है, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो वहां पे अगर सिटीजन इंश्योर्ड हैं तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर डिलीवरी भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर है दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस एज वेल, बिकॉज अगेन वाई, बिकॉज यहां पे जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट लेना नहीं है, तो एक तरह से पब्लिक सर्विस ही हुआ। And private for-profit healthcare tends to dilute the discipline or tends to dilute the objectives of the universal healthcare coverage. अब यहां पे बात की जाती है राइट टू हेल्थ केयर की। तो जैसे हम राइट टू फूड है हमारे पास, ठीक है, राइट टू वर्क की बात करें अंडर मनरेगा, तो राइट टू हेल्थ केयर की यहां पे बात की जा रही है। जीन रीस कह रहे हैं कि क्या इज इट पॉसिबल टू एनवाइसेज अ फ्रेमवर्क for the universal health coverage that would build primarily on the healthcare as a public service. उसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है इसको यहां पे नाम दिया गया हॉप्स का, यानी कि हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस।
ये जो आइडिया है वो ये है, देखिए जो भी चाहे, देखिए अब अगर सरकार के द्वारा एक लीगल राइट होगा, राइट टू हेल्थ केयर का, तो जो चाहेगा, देखिए अगर किसी ने अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल में से लेनी है तो वहां से ले सकते हैं। पर्पस क्या है, एवरीवन वुड हैव अ लीगल राइट टू रिसीव फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगर वो चाहें, अदरवाइज वो नहीं चाहें तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं। तो बट द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू गारंटी डिसेंट हेल्थ सर्विसेज, खास करके सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज की अगर हम बात करें। प्राइमरी हेल्थ केयर तो एक चैलेंज है ही है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी हेल्थ केयर में बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे केरला और तमिलनाडु की बात की जा रही है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारी जो बीमारियां हैं दैट कैन बी सैटिस्फैक्टली ट्रीटेड इन द पब्लिक सेक्टर। वहां पे जो केरला में, तमिलनाडु में जो पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल है बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत एफिशिएंट है, और पेशेंट को ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, ज़्यादा खर्चा पेशेंट का नहीं होता। सोशल इंश्योरेंस की बात करें ना, अगेन सोशल इंश्योरेंस को भी कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सोशल इंश्योरेंस कैन ऑल्सो प्ले अ लिमिटेड रोल इन दिस फ्रेमवर्क टू हेल्प कवर प्रोसीजर्स दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द पब्लिक सेक्टर। तो मैंने जैसे अभी बात करी टर्शरी केयर सर्विसेज की, सेकेंडरी केयर सर्विसेज की, आज के टाइम में बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां भी होती हैं जिसके लिए बहुत एडवांस प्रोसीजर्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कैसे इंश्योरेंस उस एरियाज में भी कैटर कर सकती है। नाउ the extension of the social insurance for profit healthcare providers is especially risky given their power and influence, क्योंकि वहां पे वो conflict of interest की बात आ जाती है कि चलो इंश्योरेंस हो गई है, ठीक है, अब जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो कहेंगे चलो आपको क्या फर्क पड़ता है, जितना मर्जी हम भारी बिल बना दें, ठीक है, 30 लाख का बना दें, 40 लाख का बना दें, आपकी तो इंश्योरेंस हुई पड़ी है, तो आपको खर्चा तो देना नहीं है, सरकार ने खर्चा देना है, या जो भी आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी कहती है उसने खर्चा देना है। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर वो फॉर प्रॉफिट वाली बात आ जाती है ना, ग्रीड की बात आ जाती है। तो कैसे प्राइवेट हेल्थ केयर को भी एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी मॉडल बनाया जा सकता है जहां पे प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव ना हो। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अंत में ये बात लिखते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है डज नॉट मीन अनलिमिटेड हेल्थ केयर, ठीक है। आफ्टर ऑल डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाता है, ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्टेन नहीं किया जा सकता फ्री हेल्थ केयर को भी। सो देयर आर ऑलवेज लिमिट्स टू व्हाट कैन बी गारंटेड टू एवरीवन, सो देयर कैन नॉट बी फ्री लंचेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, अगर आप उस ऑप्शनल के रिगार्डिंग कोचिंग लेना चाहते हैं, या अगर आप इस ऑप्शनल के साथ इस साल मेंस दे रहे हैं या अगले साल मेंस देंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो प्रेरणा मैम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, तो इस कोर्सेज के फीचर्स जो है आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइडेड रहेगा। अगर इस कोर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आपको इसके बारे में असिस्टेंस दी जाएगी, या आप वेबसाइट पर विजिट करके भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं, इससे पहले लेट हो। चलिए अगला आर्टिकल, अगेन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात आ रही है। रेवोल्यूशनाइजिंग दी हेल्थ इंश्योरेंस, रिटन बाय आर.एस. शर्मा, ये चेयरमैन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। अब क्या बात करते हैं, देखिए अब यहाँ भी हमने हेल्थ केयर की बात की, अब ये आर्टिकल भी एक डिफरेंट वर्जन ऑफ हेल्थ केयर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सरकार का वर्जन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी अच्छी बातें करेगी कि कितनी सक्सेसफुल रह चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पिछले आर्टिकल में सुझाव थे, सजेशंस थे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कैसे थोड़ा ब्रॉडन किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो सजेशंस होते हैं न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। यहां पे बात करी गई है कि जो आउटकम्स रहे हैं, देखिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ऑफ 2017 लिस्टेड अमंग इट्स फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव द अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था कि कैसे लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज कंसीव्ड आउट ऑफ दिस मिशन टू मूव टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी, ठीक है। देखिए पहली बारी जो है ये 2017 में जब पॉलिसी बनाई गई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विद अ पैन इंडिया प्रेजेंस, ठीक है। एज ऑफ April 1, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, एज ऑफ April 1 ये जो स्कीम है इन अलायंस विद द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, और उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स चलती आ रही हैं, दे हैव कवर्ड अ बेनिफिशियरी बेस ऑफ मोर देन 140 मिलियन फैमिलीज, ठीक है, सो मोर देन 14 करोड़ फैमिलीज। तो ये जो स्कीम है, दिस इज फैसिलिटेटेड ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 32.8 million hospitalization, providing treatment worth around about 38,000 crores. अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या रह चुके हैं बिहाइंड दिस स्कीम? देखिए पहली बात, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड विद अराउंड अबाउट 1400 ट्रीटमेंट पैकेजेस व्हिच कवर्ड ट्रीटमेंट फॉर वेरियस मेडिकल स्पेशलिटीज। अब ये टर्शरी फैसिलिटीज और सेकेंडरी फैसिलिटीज में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी की बात करें, न्यूरोसर्जरी की बात करें, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये जो डिजीजेज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये टर्शरी सर्विसेज में आ जाता है, जहां पे जो कवरेज थी वॉज अप टू ₹5 लाख पर बेनिफिशियरी फैमिली। अब जो बेनिफिट्स हैं अंडर द स्कीम वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इवन अगर बात करें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको डिस्चार्ज होने के बाद भी करने पड़ते हैं, ठीक है। एडिशनली जितनी भी पहली जो कंडीशंस थी, ऑल द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वर कवर्ड फ्रॉम डे 1 ऑफ द पॉलिसी पीरियड। अब यहां पे करंटली जो ये स्कीम है, दिस इज इंप्लीमेंटेड इन अलायंस विद मोर देन 25 स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जो अगेन इसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स को आगे हम कंटिन्यू करें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था इस स्कीम का, वाज टू इंश्योर इक्विटेबिलिटी इन एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यहां पे फोकस दिया गया था खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं, ठीक है, कि कैसे ये बेनिफिट्स गरीबों को पहुंचाए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग देम फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो डेटाबेस है। उसके बाद यहां पे बात करेगी कि कैसे इस स्कीम के चलते बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाई गई और कैसे इस बात का खास ख्याल रखा गया है हाउ टू मेंटेन अ जेंडर स्पेसिफिक इक्विटी। इससे पहले जो स्कीम थी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वो वहां पे एक लिमिटेशन थी। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी, दैट मैंडेटेड अ लिमिट ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स विच लेड टू एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल मेंबर्स, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। तो इस स्कीम में खास ख्याल रखा गया है। तो इसमें जो कैपिंग वाला जो फंडा है जो इससे पहले वाली स्कीम में था, ये अब इसमें वो नहीं है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम यहां पे देखिए टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, बेटर इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक जो डेटाबेस है उसमें से, चाहे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कैसे बेनिफिशरीज को हॉस्पिटल के साथ लिंक किया जा सकता है, तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया गया है। यहां पे फिर बात आती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। देखिए अंडर दिस स्कीम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव बीन इम्पैनल्ड। अब देखिए यहां पे प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर डिलीवरी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करा गया जितना पिछले आर्टिकल में करा गया था। वो क्रिटिसिज्म भी वैलिड था, लेकिन यहां पे ऐसी कुछ बात मेंशन नहीं है। यहां पे ये मेंशन है कि हेल्थ केयर, देखिए हम 150 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं। अब हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी जरूरी है, साथ में एफिशिएंट प्राइवेट हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस बात का यहाँ पे ख्याल रखा गया, दोनों पीपीपी मॉडल में यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एवेन्यूज फॉर द स्कीम बेनिफिशरीज, ठीक है, जो ट्रीटमेंट सीख करना चाहते हैं। और दिस हैज ऑल्सो रिड्यूस, देखिए अभी हमने बात करी पिछले आर्टिकल में भी कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। ऑल्दो बहुत अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं होती हैं। बट अगर हम बात करें मैक्स हॉस्पिटल की, फोर्टिस हॉस्पिटल की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी तरह से अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। यहां पे और बात करेगी आपके द्वार आयुष्मान की। अब ये क्या है आपके द्वार आयुष्मान? दिस इज कंप्राइजेज ऑफ द ग्रास रूट नेटवर्क ऑफ द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, स्पेशली जो रूरल एरियाज में है। ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द पंचायत ऑफिशियल्स एंड जो विलेज बेस्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब ये जो नेटवर्क था, दिस वाज लेवरेज्ड कि कैसे डोर टू डोर मोबिलाइजेशन की जा सकती है ऑफ द बेनिफिशरीज अक्रॉस द कम्युनिटीज। स्कीम के बारे, इस पॉलिसी के बारे लोगों को और अवेयरनेस दी जा सकती है। और इन एफर्ट्स के द्वारा आज मोर देन 47 मिलियन आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन जनरेटेड सिंस जनवरी 2021, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 55%। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट एडिटोरियल, अब मॉडल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर। तो यहाँ पे बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। तो जो अभी हमने पिछला योजना का भी जो मॉडल डिस्कस किया था, जो फरवरी मंथ का जो योजना का मॉड्यूल था, उसमें भी इसके बारे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, देखिए हम बात करते हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, अरिथमेटिक एबिलिटी है, ठीक है, लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं। अब क्लास 2, क्लास 3 तक भी बच्चों को, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं खास करके जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, उनको नहीं पता कि 2+2 क्या होता है, ABCD क्या होता है। तो कैसे फोकस किया जा सकता है बच्चों को राइट फ्रॉम द एज 3 साल की उम्र से, कि कैसे ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत खास एम्फसाइज किया गया है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जो बच्चे हैं हु एंगेज इन अर्ली एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है, अब ये प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है कि कैसे जो लर्निंग है वो मज़ेदार हो, वो फन फील्ड हो, ये तो टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। तो वो दे हैव बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स एज कंपेयर टू दोज हु डोंट एंगेज इन अर्ली एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नाउ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविजन्स यूनिवर्सलाइजिंग द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू आंगनबाड़ी। तो निपुण भारत की यहाँ पे बात आ जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था योजना मैगजीन में, ठीक है। अब देखिए कोविड के चलते इस पे बहुत रोक लगी है। अब देखिए छोटे बच्चे जो हैं, जो प्री नर्सरी में हैं, UKG में हैं, क्लास 1 में हैं, वो तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देके नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए तो टीचर सामने होना बहुत जरूरी है, तभी करके वो एक मेंटल डेवलपमेंट कर पाएंगे। बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन पावर से बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें
कोविड के होते तो नहीं हो पा रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर हम बात करें, देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्रेडिट आंगनवाड़ी को ही जाता है जो आज के टाइम पे अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो की बात करें, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो की बात करें कि वो कम हो चुका है, जो डिलीवरीज हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी हैं, तो बहुत क्रेडिट आंगनवाड़ी सेंटर्स को जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और भी है कि कैसे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये जो है दिस फॉल्स अंडर the Anganwadi centers, they fall under the integrated, the ICDS scheme. जो preschool education है, this is one of the 6 essential services provided in this package. नाउ लर्निंग क्राइसिस की बात करें तो अभी पैंडेमिक के चलते देखिए आपके सामने है, देखिए छोटे छोटे बच्चों को नहीं एजुकेशन मिल पाई थी। ठीक है, अगेन अब जो प्ले वे में बच्चे जाते हैं, जो लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, जो फन फिल्ड तरीके से होती हैं, वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब उसको करने के लिए डेफिनेटली साथ में टीचर का होना बहुत जरूरी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का होना बहुत जरूरी है। एविडेंस ऑन द आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड द प्राइवेट प्री स्कूल इंडिकेट्स दैट नीदर मॉडल प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट इनपुट्स फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों कुछ कारण बताए गए हैं। द कॉज ऑफ द लर्निंग क्राइसिस इन आंगनवाड़ीज मे लाई इन द फैक्ट दैट सच सेंटर्स आर अंडर रिसोर्स एंड ओवरबर्डन। कारण क्या है? पहली बात तो आप ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्पेस। दूसरी बात, लैक ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल्स। तीसरी बात, लो इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और चौथी बात, जो कंस्ट्रेंट्स हैं इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए अब इस मॉडल को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, फिर यहां पे ये बात आती है। देखिए पैंडेमिक हैज इंपैक्टेड ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 3 करोड़ यंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, हाउएवर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के द्वारा, देखिए अब ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन्स थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए इतना सेफ भी नहीं था बाहर जाना। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, ठीक है, अब ये व्हाट्सएप के थ्रू या पेरेंट्स के साथ डोर टू डोर डिलीवरी मॉडल्स की हम बात करें तो कुछ स्टेट्स की यहाँ पे बात करी गई है, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार में, जहाँ पे जो आंगनवाड़ी से दे यूज्ड टू विजिट होम टू होम टू कंडक्ट एक्टिविटीज विद द चिल्ड्रन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे एक्टिविटीज शेयर करके। लेकिन उस सब से तो नहीं हो पाती बात। ठीक है, उस सब से तो एक प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चों की व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बातें शेयर करके। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो आंगनवाड़ी मॉडल है दैट हैज बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि कैसे वो क्वालिटी और एफिशिएंट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल है आंगनवाड़ीज का वो बहुत बहुत एनॉर्मस है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स दे हैव इंश्योर्ड द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड एजुकेशन केयर स्कीम्स। मैंने अभी बात करी मैटरनल, अगर हम एमएमआर की बात करें, आईएमआर की बात करें या डिलीवरीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करें तो आंगनवाड़ीज ने बहुत हेल्प करा है। लेकिन बहुत क्रूशियल है कि कैसे इनकी पोटेंशियल को लेवरेज किया जा सकता है और कैसे इट इज क्रूशियल टू लेवरेज देयर वास्ट रीच बाय फिलिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स जो भी बीच में आ रहे हैं। चलिए, सो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से जो ये 2015 में यूपीएससी में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव और हैज बिन अकॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो पहला है बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, दूसरा है राजस्थानी दाल चूरमा और तीसरा है तिरुपति लड्डू। तो इसमें से कौन सा सही है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन फ्री फ्रॉम एडिटोरियल्स, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मीनिंगफुल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम। डू यू अग्री? क्या आप इस बात से सहमत है? हाईलाइट द चैलेंजेस कमिंग इन द वे। 250 शब्दों में आपने इसको लिखना है। और अ राइट टू हेल्थ बिल would be an invaluable affirmation of the state's commitment to quality health care for all, to quality health care for all। इसको कमेंट करिए 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।